गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैमलेट के जो बचे हुए कोटेशंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला कोटेशन आपके सामने है। देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, इफ़ इट बी नाउ इट इज़ नॉट टू कम, इफ़ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, if it be not now yet it will come, the readiness is all। यहाँ पे इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, यानी गौरैया की भी अगर मृत्यु होती है तो उसके पीछे कुछ विशेष ईश्वरीय कृपा होती है। यानी कि इस धरती पे जो भी कुछ होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पीछे आपकी इस ईश्वरीय या प्राकृतिक विशेष उद्देश्य या कृपा कह लीजिए वो होती है। इफ़ इट बी नाउ, और कोई भी घटना, ठीक है, या मृत्यु को ले लीजिए कि इफ़ इट बी नाउ, यदि अभी हो जाती है, इट विल नॉट टू कम, इट इज़ नॉट टू कम, तो ये बाद में नहीं होगी। अगर ये ऐसा अभी हो जाता है तो ये आगे नहीं होगा। इफ़ इट बी नॉट टू कम, और यदि अभी नहीं होता है, ठीक है, तो इट विल बी नाउ, यानी कि भविष्य में अगर ये नहीं होगा तो ये अभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी नहीं होगा तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा तो अभी होगा। इफ़ इट बी नॉट नाउ येट इट विल कम, द रेडीनेस इज़ ऑल। तो अगर ये हमें पता है कि ये अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, बाद में नहीं होगा तो अभी होगा, यानी कि कभी ना कभी आपके लाइफ में वो चीज़ें होंगी, तो हमें ये जानकर कि हमें कभी न कभी उसको फेस करना ही करना है, तो हमें हर समय उसके लिए रेडी रहना चाहिए। रेडीनेस इज ऑल। तो हमें यह सब कुछ जब नियत ही है, सब कुछ निश्चित ही है, तो हमें इससे भगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें इसका डट के सामना करना चाहिए। अगर मृत्यु भी हो तो हमें डट के सामना करना चाहिए, चाहे कोई समस्या भी हो तो उसका डट के सामना करना चाहिए। हमें पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। तो इस लाइन में यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। राइटली टू बी ग्रेट इज़ नॉट टू स्टार विदाउट ग्रेट आर्गूमेंट। इसमें ये कह रहा है कि राइटली टू बी ग्रेट, सच्चे मायने में महान होना ये होता है कि इज़ नॉट टू स्टार विदाउट ग्रेट आर्गूमेंट, कि कोई भी जो बड़ा काम होता है, ठीक है, जो स्टार मतलब उत्तेजित होना होता है, यानी कि कोई भी काम जो बड़ा काम होता है उसके लिए हमें उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आर्गूमेंट होना चाहिए, मतलब तर्क होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम के लिए आपको हमेशा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। बट ग्रेटली टू फाइंड क्वारल इन द स्ट्रा, लेकिन अगर उस जो आपका उत्तेजना है, ठीक है, उसके पीछे कोई कारण हो, कोई ऐसा कारण हो जिसमें कि आपका मान सम्मान छुपा हुआ है। व्हेन ऑनर्स एट द स्टेक, जब आपका सम्मान दाव पे लगा हुआ है। ओ फोर्थ दिस टाइम फोर्थ, माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ। तो अभी से हमें जो है ये कॉन्टेक्स्ट तब कह रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा जान लीजिए तभी बात समझ में आएगी। जो हैमलेट है वो अपने उद्देश्यों को लेकर के बड़ा ही निष्क्रिय है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है अपने चाचा से, क्लॉडियस से बदला लेना, उसको मारना। लेकिन वो क्या करता है, बार बार जो है उसको टालते जाता है। सोचता है कभी मैं इसको एकदम क्लियर कर लूँ कि वाकई में मेरे चाचा ने हत्या की है कि नहीं की है। फिर उसको जो है मौका मिलता है मारने का, जब वो पूजा करता रहता है तब भी वो नहीं मारता है। सोचता है कि इसको मारूंगा तो स्वर्ग चला जाएगा, ठीक है। तो कई जगह ऐसे मौके आते हैं कि वो मार सकता है लेकिन वो मारता नहीं है। तो बाद में जब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने काम को करने में बड़ा ही निष्क्रिय हूँ, मैं सक्रियता नहीं दिखा पा रहा हूँ अपने लक्ष्य को पहुँचने के लिए, तो उसको बड़ा आत्मग्लानि महसूस होती है। और वो अपने आप को ये प्रण लेता है, डिसाइड करता है कि नहीं, मैं अब जो मैं है, अब मेरा जो लक्ष्य है उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा। तो यही कह रहा है, राइटली टू बी ग्रेट। अगर महान का कोई भी बड़ा महान आदमी वो होता है
इज़ नॉट टू स्टार्ट विदाउट ग्रेट आर्गूमेंट। वो उत्तेजित नहीं हो जाता है किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम जो होता है उत्तेजना के साथ नहीं करता है, उसके पीछे ग्रेट आर्गूमेंट, उसके पीछे कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बेवजह का कहीं भी झगड़ा करते चलें। अब गाँव में हम तो आप देखे होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे कि गांव में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर झगड़े होते हैं। हाँ, मुर्गा मुर्गी को लेकर के झगड़े हो जाएंगे, बकरी को लेकर के झगड़े हो जाएंगे, गांव में मेढ़ के लिए झगड़े हो जाएंगे, हाँ, बच्चों के लिए झगड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े हो जाएंगे। तो इनका कुछ मतलब नहीं है। हम महान तभी कहे जाएंगे कि जब हम जो भी काम करेंगे उसके पीछे हमारा कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य हो, ठीक ना। और अगर हमारा मान सम्मान अगर बट ग्रेटली टू फाइंड क्वारल इन अ स्टार, अगर कोई छोटा से छोटा भी उद्देश्य है, तिनके के लिए भी अगर झगड़ा करना हो, लेकिन अगर उस झगड़े में मेरा मान सम्मान लगा हुआ हो दाव पे, तो हमें तिनके के लिए भी झगड़ा कर लेना चाहिए। लेकिन और बड़ा से बड़ा भी झगड़ा है और बगैर कारण है, तो उसके पीछे हमें अपने आप को उत्तेजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, और कह रहा है हेमलेट कि अभी से, वो डिसाइड करता है कि अभी से, इसी समय से मैं क्या करूँगा, मैं माई थॉट्स भी ब्लडी, मेरे विचार में ब्लडीनेस आएगा, मैं अब बहुत ब्लडी बनूंगा, और भी नथिंग वर्थ, और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि मैं हर समय यही सोचूंगा कि मुझे हत्या करना है, मर्डर करना है, मुझे बदला लेना है, मुझे अपना लक्ष्य को पूरा करना है, हमेशा मैं यही सोचूंगा। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर जॉय मोस्ट रिविल्स ग्रीफ डोथ मोस्ट लैमेंट, ग्रीफ जॉय, जॉय ग्रीफ ऑन सिलेंडर एक्सीडेंट, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर आई। इसमें ये कह रहा है कि वेयर जॉय मोस्ट रिविल्स, जहाँ पे अत्यधिक खुशी होती है, ग्रीफ डॉथ मोस्ट लैमेंट, वहीं पे बहुत बड़ा लैमेंट भी होता है, वही बहुत बड़ा दुख भी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दुख है, दुख की उत्पत्ति हमारे खुशियों से हुई है। जैसे बच्चा छोटा होता है, अपने जीवन को जीता है, खेलता कूदता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उसको ये नहीं पता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, जाति धर्म संप्रदाय क्या है, छोटा बड़ा क्या है, उसको नहीं पता है कि दुख दर्द क्या है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो शादी विवाह उसकी होती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आई हैं। लेकिन आगे चल करके उसी से बच्चे होंगे या तमाम और चीज़ें होंगी, तमाम जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, उसको फिर बाद में एहसास होगा कि ये तो जो है दुख है। तो है, दुख की उत्पत्ति आपके सुख से ही है। तो अगर हमें सुख एक्सेप्ट है, सुख हमें अच्छा लग रहा है, तो हमें दुख का भी सामना करना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ग्रीफ जॉयस, दुख ही सुख है, जॉय ग्रीफ्स, और सुख ही दुख है, ऑन सिलेंडर एक्सीडेंट, और एक छोटे से घटना से पूरी स्थितियाँ आपकी बदल सकती हैं। छोटी सी घटना होगी, आपकी पूरी स्थितियाँ बदल जाएंगी। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर आई, और ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो संसार है, हमेशा अस्थाई नहीं रहने वाला है, हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाला है। आपका जीवन हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाला है। आपका जीवन या किसी भी जीव जंतु या किसी भी प्राणी का जो जीवन है, हमेशा परिवर्तनशील होता है, और हमें हर परिस्थितियों को सामना करने की स्किल सीखनी चाहिए, हमें सामना करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। गिव मी दैट मैन दैट इज नॉट पैशन स्लेव, एंड आई विल वियर हिम इन माई हार्ट्स कोर, इन माई हार्ट ऑफ द हार्ट, एज आई डू दी। यहाँ पे जो हेमलेट है बहुत दुखी है। दुखी इस बात से है कि उसको जो भी दिखता है, जो भी उसको यही दिखता है कि सारे लोग स्वार्थी हैं, सारे लोग अपने उद्देश्य के लिए अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई लगाव नहीं है। हर व्यक्ति अपने इच्छाओं के, अपने ज्ञान इंद्रियों का गुलाम है, उसको बस में नहीं कर पा रहा है। जैसे किंग क्लाडियस है, वो अपने भाई के प्रति लॉयल नहीं रह पाया, वो अपने इच्छाओं को बस में नहीं कर पाया। जो गर्टिट्यूड है उसके प्रति वो प्रेरित हो जाता है, उसके सुंदरता को देख करके वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो मर्डर कर बैठता है। इधर गर्टिट्यूड देखिए, गर्टिट्यूड भी रानी रहती है,
फिर भी जो है अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है और क्लाडियस के प्रति प्रेरित हो जाती है और मर्डर कर देती है। तमाम आप पर वर्तमान समय शेक्सपियर इसीलिए महान है कि उसकी जो भी स्टेटमेंट हैं, जो भी घटना उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो आज के दिन में भी यथावत घटित हो रहा है। आज ही अभी देख लीजिए सोनम रघुवंशी का और तमाम अन्य लोगों का कि जो अपने पति को जो है अपने प्रेमी के लिए मर्डर करके उसको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो हैमलेट है उसको सब में जो है उसके, हालांकि जो दोस्त हैं गिल्डस्टन और वो रोजन क्रास्ट, वो भी जो है क्लाडियस से मिल जाते हैं, उसकी जासूसी करने लगते हैं। तो वो बहुत दुखी है, हैमलेट बहुत दुखी है और ये बात कहता है, गिव मी दैट मैन, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए, दैट इज़ नॉट पैशन स्लेव, जो अपने भावनाओं को अपने बस में करे, अपने भावनाओं का वो गुलाम ना हो, अपने ज्ञानेंद्रियों का वो गुलाम ना हो। एंड आई विल वियर हिम, और अगर ये व्यक्ति मुझसे, ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उसे गले लगाऊंगा। इन माई हार्ट स्कोर, मैं अपने दिल में उसको रखूँगा। इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट, मैं अपने हार्ट के हार्ट में, दिल के दिल में भी उसको छुपा करके रखूँगा ऐसे व्यक्ति को। एज आई डू दी, और वैसे ही कि जैसे मैं तुझे सम्मान देता हूँ और तुझे मैं धारण करता हूँ। यानी कि ये बात दी मतलब यहाँ है आपका होरेसियो, यहाँ होरेसियो कह रहा है, यानी कि उसको अपने जीवन में बस एक ऐसा व्यक्ति मिला, होरेसियो, जो अपने भावनाओं को, अपने पैशंस को अपने बस में रखता है और कभी भी जो है वो डिरेल नहीं होता है, लास्ट तक जो है हैमलेट के साथ जो है उसी सच्चाई के साथ जुड़ा रहता है। तो वही कह रहा है कि यदि मुझे तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं ये सब चीज़ें उसके साथ करूँगा जो मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन उसके सिवा, होरेसियो के सिवा उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने पैशंस को अपना गुलाम बना सके। तो ये बात स्पेशली होरेसियो के लिए बोलता है। इसमें ये कहा जा रहा है, ये लाइन आपकी हैमलेट की है, सोलिलॉकी है, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर द डेथ, यानी कि जब मृत्यु के बाद जो है, यहाँ पे देखिए, अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम दोज बर्न, यानी कि मृत्यु के बाद आदमी जो है ऐसे जगह पे चला जाता है, अनडिस्कवर्ड कंट्री यानी कि अनजान दुनिया में चला जाता है। कब? आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद। वो उसे नहीं पता है कि मृत्यु के बाद जो है हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो दुनिया कैसी है, वहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी दुनिया कैसी होती है वहाँ की। क्यों? नो ट्रेवलर्स रिटर्न्स, क्यों? क्योंकि ये ऐसा यात्रा है कि जहाँ जाने के बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आता है। जब वापस नहीं आता है तो कैसे बताएगा कि वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड पजल द विल, और ये चीज़ें जो है हमारे हृदय को बड़ा ही परेशान करती हैं कि हम वहाँ पे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो यानी कि ये मृत्यु की बात की कल्पना कर रहा है, ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा है कि जहाँ पे हम जाते हैं और श्योर निश्चित ही जाना है, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ का जीवन क्या होता है, जीवन होता है कि नहीं होता है। जैसे कि तमाम धार्मिक ग्रंथों में या तमाम जगहों पे आप जानते हैं, सुनते हैं हम लोग, स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं। लेकिन जब वहाँ व्यक्ति कोई गया है, जाने के बाद जब वापस भी नहीं आता है, तो फिर कैसे हम ये कल्पना कर लेते हैं धार्मिक ग्रंथों में कि वहाँ पे ये होता है, वो होता है, नरक में ये होता है, नरक में तेल में, खौलते तेल में तला जाता है, स्वर्ग में परियां होती हैं, स्वर्ग में फलाना ढकाना, तमाम सारी चीज़ें जो है आपको सुनने को मिलता है। तो यही कह रहा है कि जब हम वहाँ जाते हैं, जाने के बाद जब लौटते ही नहीं हैं, कोई यात्री वहाँ से वापस आता ही नहीं है, तो हम क्यों ये सारी कल्पना कर लेते हैं। और ये कल्पनाएं जो हैं पजल करती हैं, हमारे हृदय को परेशान करती हैं। तो ये आपका सोलिलॉकी है हैमलेट की। ये भी लाइन आपकी हैमलेट की है, वाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल। यहाँ पे ये कह रहा है,
व्हाट पीस ऑफ वर्क इज़ अ मैन, यानी कि जो इंसान होता है ये ईश्वर की अद्भुत कृति होता है, उत्कृष्ट जो है उत्पत्ति होता है। हाउ नोबल इन रीजन, और तर्क में ये उत्कृष्ट है, यानी कि जो भी प्राणी है धरती पे वो सबसे जो है मानव सबसे विशिष्ट और उत्कृष्ट प्राणी है, क्योंकि इसके पास तर्क करने की और सोचने समझने की क्षमता होती है। हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी फ्रॉम मूविंग हाउ, इसमें ये कह रहा है कि क्षमताओं में असीम, इनफाइनाइट, इसके पास अनंत क्षमताएं होती हैं। फॉर्म एंड मूविंग हाउ, यानी कि जो इसका फॉर्म है, जो रूप है, ठीक है, तो इसकी जो गति है, जो कर्म है, वो कितना सुंदर है। एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, और ये जो है प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और यह जो है एक एंजल की तरह हो जाता है। कब हो जाता है? जब इसके कर्म अच्छे होते हैं, जब इसके सोच अच्छे होते हैं, जब इसकी कृति अच्छी होती है इंसान की, तब ये जो है एक एंजल्स की भांति हो जाते हैं। इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ये कह रहा है कि इन अपीयरेंस, यानी कि मानव की जो समझ है, अप्रीहेंशन है, चेतना है, समझ है, एक भगवान की तरह हो जाता है। कब? जब इसके अंदर जो है अच्छी सोच होती है, सत्य को समझने की क्षमता आती है, चेतना आती है, तब जो है ये भगवान के जैसे हो जाता है। द पैगन ऑफ एनिमल्स, द पैगन ऑफ एनिमल्स एंड येट टू मी, यानी कि जो मानव है वो पैगन, मतलब जो मानव प्राणी है, जो इंसान है, वो एनिमल्स, यानी कि जो भी जितने भी जीव हैं इस धरती पे, वो सबसे विशिष्ट होता है, क्योंकि इसके पास चेतना होती है, समझ होती है, अच्छे बुरे की इसकी पहचान होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इंसान समझता है, जबकि जानवर इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो इसमें ये कह रहा फिर कि व्हाट इज़ क्वाइटेंसेंस ऑफ डस्ट, यानी कि ये सब होने के बावजूद भी, अन येट टू मी, और ये सब मेरे अंदर भी है, और ये सब होने के बाद भी, व्हाट इज़ द क्वाइटेंस ऑफ द डस्ट, इंसान को लास्ट में मिट्टी में मिल जाना है, लास्ट में उसको मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो ये हम कह रहे हैं कि यदि हमें जो जानवर है उसको भी ख़त्म होना है, इंसान को भी हमें ख़त्म होना है, तो हमें चेतना है, हमें समझ है, ईश्वर ने हमें ये जो है बख्शी है, ये काबिलियत हमको बख्शी है कि हम गलत और सही में फ़र्क पैदा कर सकें, अंतर कर सकें, उसको समझ सकें, उसको रीज़न हमारे पास है। हमारे पास क्या है? रीज़न है, हमारे पास तर्क है। इसलिए हम जो है जो ग्रेट पीस बन जाते हैं, इंसान जो है एक अद्भुत कृति बन जाती है सारे जीवों में। और अनंत हमारे पास जो है इनफाइनाइट फैकल्टी, अनंत जो है हमारी क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं हैं, असीम क्षमताओं के हम मालिक हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें जानवर से अलग ज़रूर होना चाहिए। हमें उन जो जानवर का कर्म है और इंसान का कर्म है उसमें बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए चेतना की वजह से। तो अगर हमें लास्ट में मिट्टी में मिल जाना है, हमें मरना है, हम मरणशील हैं, तो हम क्यों गलत कामों के पीछे भागते हैं? क्यों जो है भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं? क्यों हम गलत काम कर लेते हैं? तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे क्लाडियस है, क्लाडियस को भी पता है कि मरणशील है, ग्रेटिट्यूड को भी पता है मरणशील है, हर इंसान मरणशील है। तो क्या ज़रूरत है, क्या वजह है कि हम जो है गलत काम करके अपने आप को गलत जो है जो ईश्वर की जो कृति है उसको हम लांछित करें? ये हमें हक नहीं है। इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि हम अपने जीवन में सार्थक, सही और अच्छे और तर्कशील कार्य को महत्व दें। तो इसमें जो है हैमलेट यही बात कहते हैं। तो अब जो है इसमें ये देखिए, लास्ट में एक चीज़ और देख लीजिए, ये आपका हैमलेट का ही है। हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमारा जीवन है, यानी कि इसमें जो है
हेमलेट अपने आप को बड़ा उदास पाता है, इस दुनिया से बड़ा दुखी है, उसको ये दुनिया संसार अच्छी नहीं लगती है। जब उसकी माँ शादी कर लेती है क्लाडियस से, उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तब ये बात कहता, हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। जो ये दुनिया है, स्टिल मतलब बासी, वेरी मतलब थकाऊ, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल मतलब पूरी सपाट दिखती है, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं दिखता है, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखता है। सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की सारी चीज़ें मुझे स्टिल फ्लैट अनप्रॉफिटेबल ही दिखती हैं। तो ऐसी जीवन पे, ऐसी दुनिया पे, फाई ऑन आ फाइटिस, एक मिनट, तो ऐसी दुनिया पे क्या है, मैं धिक्कारता हूँ ऐसी दुनिया को, ऐसे जीवन को मैं क्या करता हूँ, धिक्कारता हूँ, धिक्कार है ऐसे जीवन पे। अनवीडेड गार्डन, और हमारा जो जीवन है अनवीडेड गार्डन है। अनवीडेड गार्डन का मतलब ये होता है कि ऐसा बगीचा जहाँ पे हरियाली ना हो, फूल पत्तियाँ ना हो, जहाँ पे जो है निराई नहीं की गई हो उस गार्डन की, उसकी देखभाल नहीं की गई हो। दैट दैट ग्रोज टू सीड्स थिंग रैंक एंड ग्रोज इन द नेचर पोसेस इट मियरली। और ऐसा गार्डन, ठीक ना, ग्रोथ जिसमें बीज तो हैं, बीज तो बोए जाते हैं, दिस रैंक एंड ग्रोज इन नेचर पोसेस इट मियरली, लेकिन ऐसे व्यक्ति इसको धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति इसको अधिकृत करते हैं जो प्रोसेस नहीं करते हैं, जो नैतिक रूप से उसके मालिक नहीं होने चाहिए, वो इस दुनिया के, इस गार्डन के वो मालिक बने बैठे हैं। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्लाडियस को हेमलेट। ठीक है, तो ये आपका जो है हेमलेट के कुछ कोटेशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। क्योंकि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में वीडियो बनाना फ़ैन कूलर बंद करके बहुत मुश्किल है, तो जल्दी जल्दी में इस चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। और फिर कभी मौका मिलेगा तो इसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए आपको थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।